हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ लास्ट चैप्टर हिस्ट्री 8th क्लास, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो नेशनलिज्म है उसके जो मूवमेंट था वो एक मास लेवल पर कैसे पहुँच जाता है, एक बड़े लेवल पर ऑल ओवर इंडिया कैसे फैल जाता है। आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकेम अ मास मूवमेंट। ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। 1919 के बाद जो स्ट्रगल था, संघर्ष था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, वो मास मूवमेंट का रूप धारण कर लेता है, काफ़ी बड़े लेवल पर फैल जाता है, इन्वॉल्विंग पीजेंट्स, ट्राइबल्स, स्टूडेंट्स एंड वीमेन इन लार्ज नंबर एंड ओकेशनली फैक्ट्री वर्कर एज वेल। किस किस को इन्वॉल्व करता है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व होते हैं? पीजेंट, किसान, ट्राइबल्स, जो आदिवासी लोग हैं, स्टूडेंट हैं, विमेन हैं, लार्ज नंबर पे पार्टिसिपेट करती है और कभी कभी तो इसमें फैक्ट्री वर्कर भी पार्टिसिपेट करते हैं। सर्टन बिजनेस ग्रुप टू बिगिन टू एक्टिवली सपोर्ट द कांग्रेस इन 1920s। कुछ जो बिजनेस ग्रुप थे वो भी कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं 1920s में। वाई वॉज दिस सो? पर ऐसा क्यों होता है, एकदम से ऐसा क्या हो जाता है कि सभी तरफ से सपोर्ट आ जाता है मास मूवमेंट की तरह? द फर्स्ट वर्ल्ड वार अल्टर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन थी, पॉलिटिकल, राजनीतिक और इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की जो सिचुएशन थी, दोनों ही अल्टर हो गई थी, चेंजेस आ गए थे। इट लेड टू अ ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट कर रहा था इंग्लैंड, इसी वजह से जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, जो आर्मी वगैरह थी, उन पे जो खर्चा था गवर्नमेंट का, वो काफ़ी बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट। तो उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इन टर्न दूसरी तरफ क्या कर देती है, इंडिविजुअल इनकम पर और बिजनेस प्रॉफिट पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टैक्स लगा देती है। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड द डिमांड फॉर वॉर सप्लाई लेड टू अ शार्प राइज इन प्राइस विच क्रिएटेड अ ग्रेट डिफिकल्टी फॉर द कॉमन पीपल। और मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने की वजह से, खर्चे बढ़ने की वजह से, वॉर सप्लाई, जो भी वॉर में सामान चाहिए होता है, उनकी वॉर सप्लाई लेड टू अ शार्प प्राइस, उनकी ज़्यादा प्राइजेस हो जाते हैं और बाकी चीज़ों का भी इस पे असर पड़ता है, जिससे ओवरऑल जो प्राइजेस हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी वजह से जो कॉमन पीपल हैं वो जो डेली यूजेस की चीज़ें हैं वो भी नहीं खरीद पाते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। ऑन द अदर हैंड बिजनेस ग्रुप रीप फैबुलस प्रॉफिट फ्रॉम द वार। लेकिन जो बिजनेस ग्रुप हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। As you have seen in chapter 6, the war created a demand for industrial goods. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी उस समय पे, जैसे कि जूट बैग, क्लोथ, रेल्स, इन सब चीज़ों की। एंड कॉज अ डिक्लाइन इन इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री इनटू इंडिया। क्योंकि वॉर चल रहा था तो इम्पोर्ट कम हो गया था और हमारे यहाँ की चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी। इसी वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो काफ़ी ग्रोथ कर रहा था। सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपैंड ड्यूरिंग द वॉर। इसी वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उनको फलने फूलने का मौका मिला। एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप बिगिन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। और जो इंडियन बिजनेस ग्रुप थे उन्होंने सरकार से क्या मांगा कि भाई हमें भी ग्रेटर अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, अवसर दिए जाए ताकि उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो सके, उनको कुछ सुविधाएं दी जा सके। The war also led the British to expand their army. Villages were pressurized to supply soldiers for an alien cause. वॉर की वजह से ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी, और जो आर्मी थी वो और ज़्यादा बढ़ रही थी और ज़्यादा उसको बढ़ाया जा रहा था। विलेजेस वर प्रेशराइज, और विलेजेस को, और इसी वजह से क्योंकि सोल्जर्स की डिमांड बढ़ रही थी और ज़्यादा लोग चाहिए थे जो भर्ती हो सके आर्मी में, इसी वजह से प्रेशराइज किया गया विलेजेस को कि ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स की सप्लाई हो। लेकिन कॉज क्या था? एलियन कॉज था। एलियन कॉज का मतलब यहाँ पे है कि हम अपने लिए युद्ध नहीं लड़ रहे थे, हम किसी और के लिए युद्ध कर रहे थे, दूसरे के लिए, अनजान एक ऐसे कॉज के लिए, एक ऐसे कारण के लिए हम लड़ रहे थे जिसका हम
से कोई लेना देना ही नहीं है। एज अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर वर सेंट टू सर्व अब्रोड, और बहुत सारे सोल्जर्स को विदेश में भेजा गया लड़ने के लिए, सर्व करने के लिए। मैनी रिटर्न आफ्टर द वॉर विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वे in which imperialistic power were exploiting the peoples of Asia and Africa and with the desire to oppose colonial rule in India. जब वो लड़कर वापस आए, एक तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत कर वापस आए, तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि जो इम्पीरियलिस्टिक पावर है, जो ये उपनिवेशिक सत्ता है, वो कैसे शोषण कर रही है एशिया और अफ्रीका के लोगों का। डिज़ायर टू अपोज द, और उनमें एक डिज़ायर उत्पन्न हुई कि हम इनको अपोज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बाहर लड़ सकते हैं तो हम अपने देश में अपने लिए भी लड़ सकते हैं इसके अंग्रेज़ों के खिलाफ। फर्दर मोर, इसके अलावा इन 1970 देयर वॉज अ रेवोल्यूशन इन रशिया। और क्या डिफरेंस था कि लोगों में एकदम से मास मूवमेंट की तरफ झुकाव हुआ। दूसरा कारण इन्होंने बताया है 1917 में रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति होती है रशिया में। न्यूज़ अबाउट पीजेंट्स एंड वर्कर्स स्ट्रगल एंड आइडियाज ऑफ सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली। जो सोशलिज्म था उसका आइडिया स्प्रेड हो जाता है। इंस्पायरिंग इंडियन नेशनलिस्ट, और कुछ इंडियन लीडर्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं, और वो इंटर्न जो यहाँ के लोग हैं उनको भी इंस्पायर करते हैं उस आइडिया से। सोशलिज्म एक वर्ड आया है। सोशलिज्म का मतलब क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ जहाँ पे प्राइवेटिज्म नहीं है, सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर है और लोगों के हित में काम किया जाता है, ना कि प्रॉफिट मोटिव से। इसमें काम किया जाता है सर्व करने के मोटिव से। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, अब एंट्री होती है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी जो कि पढ़ने के लिए गए थे विदेश, और फिर एक किसी केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका जाते हैं, और वहाँ पर जो वहाँ के लोग थे, जो जिनको गुलाम बनाया गया था, बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता था अफ्रीकन लोगों को, वहाँ पे उनके हक के लिए वो आवाज़ उठाते हैं, और वहीं से वो काफ़ी पॉपुलर हो जाते हैं, फिर इंडिया आते हैं। तो यहाँ की राजनीति में जितने भी बदलाव हुए और क्या उनका रोल था, वो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इट इज़ इन दिस सर्कमस्टांसेस दैट महात्मा गांधी इमर्ज एज अ मास लीडर। ये जो जितनी भी सिचुएशन थी उसके दौरान महात्मा गांधी काफ़ी बड़े हस्ती, एक बड़े लीडर बनकर उभरते हैं। एज यू मे नो, इमर्ज का मतलब उभरना। As you may know, Gandhiji, aged 46, arrived in India in 1915 from South Africa. काफ़ी important है ये क्वेश्चन। 1915 वो साउथ अफ्रीका से आए हैं। Having led Indians in that country in non-violent marches against racist restrictions. Having led Indian, वो इंडियन, वहाँ पे क्या है, अंग्रेज क्या करते थे, जहाँ जहाँ पे उनकी कॉलोनीज थी, अफ्रीका में भी उनकी कॉलोनीज थी जिनको उन्होंने गुलाम बनाया था, तो यहाँ वहाँ से वो इंडियन लेबर्स को ले जाते थे और वहाँ पे अपना काम करवाते थे। तो वहाँ पे भी वो इंडियंस को सपोर्ट करते हैं गांधी जी। हैविंग लेड इंडियंस इन दैट कंट्री इन नॉन वायलेंट मार्चेस अगेंस्ट रेशियस्ट रिस्ट्रिक्शन, उन पे जितनी भी नस्ल भेद रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी उनके अगेंस्ट एक नॉन वायलेंट आवाज़ उठाते हैं वहाँ पर साउथ अफ्रीका में, और वहीं से वो काफ़ी रिस्पेक्टेड लीडर बनकर उभरते हैं। इंटरनेशनली उनकी एक इमेज सेट हो जाती है। ही वॉज ऑलरेडी अ रिस्पेक्टेड लीडर थे भारत में आने से भी पहले, नॉन इंटरनेशनली, जिसको काफ़ी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उनको जाना जाता था उस टाइम पे भी। हिज साउथ अफ्रीकन कंपेनियंस हैड ब्राउट हिम इन कॉन्टैक्ट विद वेरियस टाइप ऑफ इंडियन। उनके जो साउथ अफ्रीकन कंपेनियंस थे, उनके जो साथ रहते थे अदर लीडर्स, वो उनको वेरियस टाइप ऑफ इंडियन के कॉन्टैक्ट में लेकर आते हैं। हिंदूज, मुस्लिम्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, गुजरातीज, तमिल, नॉर्थ इंडियंस एंड अपर क्लास मर्चेंट्स, लोअर एंड वर्कर, ये डिफरेंट क्लास के लोग थे। Mahatma Gandhi spent his first year in India traveling throughout the country, understanding the people, their needs and overall situation. वो कुछ करना चाहते थे यहाँ पे आके लोगों की सिचुएशन को देखकर, गुलाम भारत को देखकर, लेकिन उससे पहले वो एक लोगों के साथ कांटेक्ट बनाना चाहते थे, उनको समझना चाहते थे। तो उन्होंने पूरा 1 साल अपने आप को दिया,
पूरी कंट्री को ट्रैवल करके देखने में कि लोगों की एक्चुअल समस्याएं हैं क्या। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन 1895 अलोंग विद अदर इंडियंस महात्मा गांधी एस्टैब्लिश द नेटल कांग्रेस टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अफ्रीका में वो 1895 में नेटल कांग्रेस के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करते हैं जिसका काम था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाना। जो नस्ल भेद थी उसमें जितने डिस्क्रिमिनेशन होते थे, भेदभाव होते थे अंग्रेजों के द्वारा, उनके खिलाफ आवाज़ उठाना। इंटरवेंशन वर इन लोकल मूवमेंट इन चंपारण, लेकिन स्टिल वो एक साल के दौरान भी कुछ लोगों के हित के लिए आवाज़ उठाते हैं, इंटरवेंशंस लेते हैं, स्टेप लेते हैं। वर इन लोकल मूवमेंट, छोटे छोटे मूवमेंट्स लाइक चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेयर ही केम इनटू कॉन्टैक्ट विद द राजेंद्र प्रसाद, और ये कैसे संभव होता है कि राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल, ये कुछ लोकल लीडर्स थे उस टाइम पे। वल्लभ भाई पटेल तो आगे जाके काफ़ी बड़े लीडर बनकर उभरते हैं। तो इनके कांटेक्ट में आके ये क्या करते हैं, लोकल मूवमेंट्स भी करते हैं, चंपारण के नाम से, खेड़ा के नाम से, और अहमदाबाद मूवमेंट के नाम से ये फेमस है। अहमदाबाद मील स्ट्राइक अगर आपने सुनी होगी तो। इन अहमदाबाद इट लेड अ सक्सेसफुल मील वर्कर स्ट्राइक इन 1918, यहाँ पे भी पता गया 1918 में अहमदाबाद मील वर्कर स्ट्राइक की थी। उन वर्कर्स की डिमांड थी कि उनका जो भत्ता है, उनकी जो सैलरीज हैं वो बढ़ाई जाए। तो महात्मा गांधी की वजह से वो सक्सेसफुली हो जाता है, तो वहाँ भी वो काफ़ी फेमस लीडर बनते हैं। Let us now focus in some details on the movement organized between 1919 and 2022। जो मूवमेंट, जो बड़े बड़े मूवमेंट्स गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किए थे 1919 और 2022 के बीच, उनको अभी जान लेते हैं। द रोलेट सत्याग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इन 1919 गांधी जी गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। एक रोलेट एक्ट पास करती है अंग्रेज गवर्नमेंट 1990 में। तो ये एक काला कानून बोला गया है इसको। द ब्रिटिश हैड जस्ट पास द एक्चुअल, और ये क्यों पास किया गया है, द एक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सच एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन पुलिस पावर। ये जो बेसिकली ये जो एक्ट था, इसका पर्पस था फंडामेंटल राइट को कर्ब करना, यहाँ के जो लोग थे उनकी आवाज़ को दबाना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाना, और पुलिस पावर को और ज़्यादा बढ़ा देना। Mahatma Gandhi and Muhammad Ali Jinnah and others felt that the government had no right to restrict people basic freedom. Other leaders including Mahatma Gandhi, उनका मानना था कि गवर्नमेंट का कोई हक नहीं बनता कि वो लोगों की आवाज़ को दबाए, उनकी बेसिक फ्रीडम को ख़त्म कर दे। दे क्रिटिसाइज द एक्ट एज द डेविलिस्ट एंड ट्रेनिकल। वो डेविलिस्ट मतलब एक, इसको दानवीय बोला उन्होंने कि ये काफ़ी ज़्यादा तानाशाही है और डेविलिश है। गांधी जी आस्क्ड द इंडियन पीपल टू ऑब्जर्व। गांधी जी ने आग्रह किया लोगों को कि ऑब्जर्व करें, मनाए 6 अप्रैल 1919 को एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंट अपोजिशन टू द एक्ट, कि सभी मिलकर एक अपोजिशन को क्या करेंगे, मनाएंगे 6 अप्रैल 1919 को, लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से। और इस डे को क्या बोला उन्होंने, एज अ डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर। क्या नाम दिया, डे ऑफ ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर एंड हड़ताल, सत्याग्रह सभा वगैरह जो थी लॉन्च की गई। सत्याग्रह यहीं से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले इंडिया में। द रोलर सत्याग्रह टर्न आउट टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, although it was largely restricted to cities। ये पहला सत्याग्रह था, स्ट्रगल था ऑल ओवर द कंट्री में, लेकिन मेनली ये रिस्ट्रिक्टेड था सिटीज़ में ही। इन अप्रैल 1919 देयर वर अ नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड हड़ताल। अप्रैल 1919 में काफ़ी ज़्यादा हड़ताल होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, धरने होते हैं और एंड कंट्री में। एंड गवर्नमेंट यूज टू ब्रूटल मेजर। ब्रूटल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा बारबरिक और निर्दयी तरीके से कुचलती है, सरप्रेस करती है इसको ख़त्म करने के लिए। और इसी के दौरान जलियांवाला बाग की एक एट्रोसिटी होती है, अत्याचार, मतलब ये एक घटना घटित होती है जलियांवाला बाग की। द जलियांवाला बाग एट्रोसिटी इन्फ्लिक्टेड बाय जनरल डायर इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे 13 अप्रैल वर अ पार्ट ऑफ दिस रिप्रेशन, कि कैसे जनता की आवाज़ को दबाया जाता है। जलियांवाला बाग की जो ये घटना थी ये भी उसी का एक पार्ट है, उसी दौरान हुआ था। ऑन लर्निंग अबाउट द मैसेकर, द मैसेकर जो थी जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड था, रविंद्रनाथ
टैगोर एक्सप्रेस करते हैं अपने पेन को और एंगर को, और उसी के दौरान मतलब इसी को एक्सप्रेस करने के लिए वो अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग देते हैं, रिनाउंस कर देते हैं। रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना। अब नाइटहुड का मतलब भी जानना ज़रूरी है। एन ऑनर ग्रांटेड बाय ब्रिटिश क्राउन फॉर एक्सेप्शनल पर्सनल अचीवमेंट और पब्लिक सर्विस। ये एक ऑनर था काफ़ी बड़ा, जो कि एक्सेप्शनल एक असाधारण अचीवमेंट के लिए जो किसी भी पर्सनैलिटी को दिया जाता है। During the roller satyagraha, the participants tried to ensure that Hindus and Muslims were united in the fight against the British rule. पार्टिसिपेंट ये कोशिश की गई कि हिंदू मुस्लिम जो हैं इस सत्याग्रह के दौरान ब्रिटिश रूल के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहें. This was also the call of Mahatma Gandhi, who always saw India as the land of all the people who lived in the country, Hindus, Muslims, and those other religions. He was keen that Hindus and Muslims support each other in any just cause. कि हिंदू मुस्लिम किसी भी अच्छे काम के लिए जो एक क्या कहते हैं जस्ट हो, बिल्कुल जायज़ हो, उसके लिए खड़े रहें साथ में. ये गांधी जी का भी एक डिज़ायर थी. खिलाफत एजिटेशंस एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. अब खिलाफत एजिटेशन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे. The Khilafat issue was one such cause. In 1920, the British imposed a harsh treaty on Turkish Sultan और खलीफा. 1920s में जब ये युद्ध बंद हो जाता है, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है, तो टर्की को पनिश करने के लिए, टर्की के सुल्तान को पनिश करने के लिए ब्रिटेन, क्योंकि वो जीत जाते हैं, ब्रिटिश क्या करते हैं, एक ट्रीटी उस पर लाद देते हैं, थोप देते हैं, इम्पोज कर देते हैं. जो सुल्तान था, जिसको खलीफा भी कहा जाता है. पीपल वर फ्यूरियस अबाउट दिस एज दे हैड बीन अबाउट द Jallianwala massacre. Also, Indian Muslims were keen that Khalifa be allowed to retain control over Muslim sacred place in the erstwhile Ottoman Empire. Ottoman Empire को उस समय युद्ध हारने के बाद ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन इंडियन मुस्लिम क्या चाहते थे कि खलीफा को ही कंट्रोल दिया जाए. जितने भी सैक्रेड प्लेसेस हैं ऑटोमन एम्पायर के अंदर, सैक्रेड यानी कि जो उनकी धार्मिक जगहें हैं, उनका जो कंट्रोल है खलीफा के पास रहे. लेकिन उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग वो कंट्रोल उनसे छीन लिया जाता है. इसलिए इंडियन मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं. द लीडर्स ऑफ खलीफा एजिटेशंस, मोहम्मद, और कौन कौन इसके लीडर्स होते हैं खलीफा एजिटेशन के खिलाफ, मतलब खलीफा के लिए जो आवाज़ उठा रहे थे, इसलिए उसको बुलाया खलीफा एजिटेशन. द मोहम्मद अली एंड शौकत अली, ये दो मेन लीडर थे. नाउ विश टू इनिशिएट अ फुल फ्लैज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और वो चाहते थे कि फुल फ्लैज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाए, असहयोग आंदोलन चलाया जाए. गांधी जी सपोर्ट करते हैं उनकी कॉल को एंड अर्ज करते हैं कांग्रेस टू कैंपेन अगेंस्ट पंजाब रोंग्स, कि जलियांवाला बाग और खलीफा का जो इशू था उनको इकट्ठा उठाया जाए और एक आंदोलन शुरू किया जाए. गांधी जी क्या करते हैं, कांग्रेस को भी ये सुझाव देते हैं. द खिलाफत रोंग्स एंड डिमांड ऑफ स्वराज, और स्वराज की डिमांड की जाए. द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन मोमेंटम थ्रू 1921 एंड 2022. मूवमेंट बढ़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है लोगों के बीच में. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस. इसका प्रभाव क्या रहता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो स्कूल और कॉलेजेस को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं. मैनी लॉयर्स सच एज मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, राजा गोपालचारी एंड असफ अली गेव अप देयर प्रैक्टिसेस. वो अपनी वकालत छोड़ देते हैं. इन लीडर्स के हमें नाम पता होने चाहिए, मे बी ये क्वेश्चंस के रूप में आ जाए आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी. द ब्रिटिश टाइटल्स वर सरेंडर्ड एंड लेजिस्लेचर बाइकॉटेड. ब्रिटिश ने जितनी भी उपाधियाँ दी गई हैं, टाइटल दी हैं लोगों को, उनको भी त्याग दिया जाता है और लेजिस्लेटिव असेंबलीज का भी बॉयकॉट कर दिया जाता है, उनको भी छोड़ दिया जाता है. पीपल लिट अप बोन फायर्स एंड फॉरेन क्लोथ्स. होली जलाई जाती है फॉरेन क्लोथ्स की, उनको धरना दिया जाता है. द इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन क्लोथ्स फेल ड्रास्टिकली, क्योंकि लोग छोड़ देते हैं फॉरेन क्लोथ्स को यूज़ करना, तो इम्पोर्ट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है बिटवीन 20 एंड 1922. बट ऑल दिस वाज मियरली अ टिप ऑफ आइसबर्ग. मतलब आइसबर्ग क्या होती है, समुद्र में ये आइसबर्ग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, जिसकी जो टिप होती है वो एक छोटा सा स्मॉल पार्ट होता है, वही विजिबल होता है समुद्र के बाहर, बट उसका 90% हिस्सा क्या होता है, समुद्र के अंदर होता है. तो ये एक तूफान था, वो आने वाले तूफान से पहले का कहते हैं ना,
जस्ट एक ट्रायल था, अब और ज़्यादा लोगों जो है इकट्ठा हो रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वर ऑन द ब्रिंक ऑफ द फॉर्मिडेबल रिवोल्ट। फॉर्मिडेबल का होता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसी कोई घटना होने वाली थी। रिएक्शन जो था वो क्यूमुलेट हो रहा था इतने सालों से। पीपल्स इनिशिएटिव इन मैनी केसेस पीपल रेसिस्ट ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। ज़्यादातर तो लोगों ने विरोध किया, रेसिस्ट किया ब्रिटिश रूल को नॉन वायलेंटली। इन अदर डिफरेंट क्लासेस ग्रुप इंटरप्रिटेटिंग गांधी जी कॉल इन देयर ओन मैनर। लेकिन कुछ लोग गांधी जी के जो आवाज़ थी उसको अपने ही तरीके से इंटरप्रिटेट कर रहे थे। प्रोटेस्ट इन अ वे दैट वर नॉट इन अकॉर्डेंस विद हिज आइडिया। तो इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे जो कि गांधी जी को पसंद नहीं है, वॉयलेंट तरीके से कर रहे थे। इन ईदर केस पीपल लिंक देयर मूवमेंट टू द लोकल ग्रीवियंसेस। और कुछ जगह जो उनकी लोकल ग्रीवियंसेस थी, जो उनके छोटे मोटे डिमांड्स थी, उनके ऊपर भी वो इस चीज़ को लड़ रही थी। लेट अस लुक एट अ फ्यू एग्जाम्पल। अब कुछ हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इन खेड़ा गुजरात पाटीदार पीजेंट्स ऑर्गेनाइज नॉन वायलेंट कैंपेन अगेंस्ट द हाई लैंड रिवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। जो लैंड रिवेन्यू जो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही थी ब्रिटिश, उसके अंगेंस्ट भी खेड़ा और गुजरात में पाटीदार पीजेंट्स ने नॉन वायलेंट कैंपेन ऑर्गेनाइज किया। एंड इन कोस्टल आंध्रा में भी, इंटीरियर तमिलनाडु में भी लिकर सोर्स पिकेटेड, उन पे धरना दिया जाता है। लिक्विड ये जो शराब की दुकानें होती है वहाँ पर। पिकेट का मतलब होता है पीपल प्रोटेस्टिंग आउटसाइड अ बिल्डिंग और अ शॉप टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम एंटरिंग, कि हम किसी और को एंटर नहीं होने देंगे। And in the Guntur district of Andhra Pradesh, tribals and poor peasants staged a number of forest satyagraha. वो forest satyagraha start कर देते हैं, something sending their cattle into forest without paying grazing fees। क्योंकि जो अंग्रेज हैं वो फीस लेते थे ग्रेज करने के लिए भी, कि अगर आपको अपने पशुओं को यहाँ पे चराना है तो आपको फीस देनी पड़ेगी। बट वो इसके खिलाफ सत्याग्रह स्टार्ट कर देते हैं, जिसका नाम देते हैं वो फॉरेस्ट सत्याग्रह। दे वर प्रोटेस्टिंग बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल स्टेट हैड रिस्ट्रिक्टेड देयर यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन वेरियस वे। क्योंकि वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज को सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको एकदम से बंद कर देती है, तो उनकी अपनी ग्रीवियंसेस थी। दे बिलीव दैट गांधी जी वुड गैदर देयर get their taxes reduced and have the forest regulation abolished। उनका बिलीव क्या था, जो ट्राइबल्स थे, कि गांधी जी टैक्सेस को कम करवा देंगे उनका, और रेगुलेशंस को ख़त्म करवा देंगे, अबॉलिस्ट करवा देंगे, समाप्त करवा देंगे। इन मैनी फॉरेस्ट विलेजेस पीजेंट्स प्रोक्लेम स्वराज एंड बिलीव दैट गांधी राज विल वॉज अबाउट टू एस्टैब्लिश। जो पीजेंट्स थे, अनजान थे वो लोग, इतना ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं था, वो उनका मानना था कि गांधी राज आने वाला है। अब यहाँ पे कुछ टर्म दी गई हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। महंत का मतलब होता है रिलीजियस फंक्शनरी ऑफ 6 गुरुद्वारास। जो गुरुद्वारास को क्या करते हैं, हैंडल करते हैं, उसकी देख रेख करते हैं वो। इनलीगल इविक्शन का मतलब है फोर्सिबल एंड अनलॉफुल थ्रोइंग आउट ऑफ द टेनेंट फ्रॉम द लैंड दे रेंट। मतलब किसी टेनेंट को उनकी लैंड से बेदखल कर देना जिसको वो रेंट पे लेकर जोतते हैं या फसल उगाते हैं। इन सिंध नाउ इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में है, मुस्लिम ट्रेडर्स एंड पीजेंट वर वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट द खिलाफत कॉल। मुस्लिम ट्रेडर्स जो और पीजेंट थे वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे खिलाफत आंदोलन के लिए। इन बंगाल में भी द खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस जो हुआ था, गठजोड़ जो हुआ था, इनॉर्मस कम्युनल यूनिटी दिखती है। इनॉर्मस का मतलब था काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे यूनिटी और स्ट्रेंथ दिखती है हिंदू मुस्लिम में उस समय पे। इन पंजाब द अकाली एजिटेशन ऑफ द सिक्स आउट टू रिमूव करप्ट महंत। अकाली एजिटेशन एक संघ था, तो सिख जो थे महंत, करप्ट महंत थे, उसके खिलाफ खड़ी हो जाते हैं, उसको निकालने के लिए मूवमेंट चलाते हैं। सपोर्टेड बाय ब्रिटिश, वो महंत ब्रिटिश के द्वारा सपोर्ट किया गया था फ्रॉम देयर गुरुद्वारा, उसको निकालने के लिए वो प्रयास करते हैं। दिस मूवमेंट गोट क्लोजली इंटेंसिफाई, क्यों वो और ज़्यादा मूवमेंट बढ़ जाता है क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी उस समय पे चल रहा होता है। इन असम टी गार्डन लेबर्स शाउटिंग गांधी महाराज की जय। असम में जो लेबर्स थे जिनको काफ़ी दयनीय स्थिति में काम करना पड़ता था, उनमें भी एक होप जगी कि गांधी जी उनके लिए कुछ करेंगे, और वो नारे लगाते हैं गांधी महाराज की जय। डिमांडेड अ बिग इंक्रीज इन देयर वेजेस, और साथ में क्या करते हैं, डिमांड करते हैं कि उनके वेजेस को बढ़ाया जाए।
एंड द पीपल असम, ये वाला हमने पढ़ लिया। फॉलोइंग गांधीज विश दे लेफ्ट द ब्रिटिश ओन प्लांटेशन एम्बिन डिक्लेरेशन दैट दे वर फॉलोइंग गांधीजीज विश। वो प्लांटेशंस को जो वहाँ पे काम करते हैं उनको त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि हम तो गांधी जी की विश को फॉलो कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली इन दी असम वैष्णवा सॉन्ग ऑफ द पीरियड द रेफरेंस ऑफ टू कृष्णा वॉज सब्स्टिट्यूटेड बाय गांधी राजा। तो वैष्णवा सेक्ट जो है, जो विष्णु जी को मानते हैं, वो उनके जो सॉन्ग्स थे, भक्ति सॉन्ग्स थे, वो कृष्णा को सब्स्टिट्यूट करके गांधी राज को वहाँ पे उसमें ऐड कर देते हैं। इतने ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं गांधी जी उस समय पे। द पीपल्स महात्मा, गांधी लोगों के महात्मा। वी कैन सी फ्रॉम द अबव दैट समटाइम्स पीपल थॉट ऑफ गांधी जी एज अ काइंड ऑफ मसीहा। मसीहा की तरह देख रहे थे लोग गांधी जी को, एज समवन हु कुड हेल्प देम ओवरकम देयर मिजरी एंड पॉवर्टी। एक ऐसा इंसान, एक ऐसा फरिश्ता जो उनकी दयनीय स्थिति और पॉवर्टी, गरीबी से उनको ओवरकम करेगा, उभारेगा। गांधी जी विश टू बिल्ड क्लास यूनिटी। गांधी जी क्या चाहते थे कि क्लास यूनिटी हो, सभी क्लास जो हैं, जितनी भी, जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सब यूनिटी से के साथ रहें, एकजुट होकर रहें, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, लड़ाई ना हो, आपस में भेदभाव ना हो। येट पीजन कुड इमेजिन दैट ही वुड हेल्प देम इन देयर फाइट अगेंस्ट जमींदार्स। और पीजन जो थे, किसान जो थे, वो सोचते हैं कि गांधी जी उनकी हेल्प करेंगे जमींदार के खिलाफ लड़ने में। एंड एग्रीकल्चर लेबरर बिलीव करते थे ही वुड प्रोवाइड देम लैंड, उनकी उनको लैंड प्रोवाइड की जाएगी। एट टाइम्स ऑर्डिनरी पीपल क्रेडिट गांधी जी विद देयर ओन अचीवमेंट। कई बार तो जो काम उन्होंने खुद किए होते थे, उन अचीवमेंट्स को भी वो गांधी जी के अचीवमेंट्स मानते थे। फॉर इंस्टेंट एट द एंड ऑफ द पावरफुल मूवमेंट पीजेंट्स ऑफ प्रतापगढ़ इन यूनाइटेड प्रोविंस, नाउ उत्तर प्रदेश में जो एक जगह है, मैनेज टू स्टॉप इनलीगल एविक्शन ऑफ टेनेंट। टेनेंट का एविक्शन जो था उसको ख़त्म करने में लोगों का प्रयास सफल होते हैं, तो उस चीज़ को भी वो गांधी जी की अचीवमेंट बोलते हैं। बट दे फेल्ट दैट इट वॉज गांधी जी हु हैड वून द डिमांड फॉर देम। वो सोचते थे कि गांधी जी ने उनकी डिमांड को फुलफिल किया है। At other time, using Gandhiji's name, tribals and peasant undertook action that did not conform to Gandhi ideal। कई बार तो वॉयलेंट भी वो संघर्ष स्टार्ट कर देते गांधी जी के नाम पे, जो कि गांधी जी को बिल्कुल पसंद भी नहीं था। द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद अब हम दूसरा फेज पढ़ेंगे, फ्रॉम 1922 टू 1929। महात्मा गांधी, एज यू नो, was against violent movement, he abruptly called off the non-cooperation movement। abruptly का मतलब है अचानक से। उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को फरवरी 2022 में ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया कि अब ऐसा कोई मूवमेंट नहीं है, मैं वापस ले रहा हूँ अपना आंदोलन। अ क्राउड ऑफ पीजन सेट फायर, और ये ऐसा क्यों होता है ये यहाँ पे बताया गया है। अ क्राउड ऑफ पीजन सेट अ फायर टू अ पुलिस स्टेशन इन चोरा चोरी। पीजेंट्स के जो एक ग्रुप होता है, क्राउड होता है, वो पुलिस स्टेशन को आग लगा देता है चोरा चोरी की एक जगह में, जो कि यूनाइटेड प्रोविंस में है। 22 पुलिसमैन वर किल्ड ऑन दैट डे, और उस दिन 22 पुलिसमैन जिंदा जल जाते हैं, मारे जाते हैं। द पीजेंट वर प्रोवोक्ड बिकॉज, और वो ऐसे प्रोवोक क्यों होते हैं, उत्तेजित क्यों होते हैं, क्योंकि पुलिस हैड ट्राइड ऑन देयर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। पुलिस जो है उन पे फायर करती है, वो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी, बट पुलिस उनको फायर आउट करती है, वहाँ पे गोलियाँ चलाई जाती हैं, इसी से उत्तेजित होकर वो आग लगा देते हैं। Once the non-cooperation movement was over, Gandhiji followers stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural area। तो कांग्रेस जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ख़त्म कर देते हैं गांधी जी, तो कांग्रेस के जो फॉलोवर्स थे वो कहते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए रूरल एरिया में, जिससे कि लोगों की विचारधारा में कुछ परिवर्तन आए। अदर लीडर्स सच एज चित्तरंजन राज और मोतीलाल नेहरू, उनका आर्ग्यू क्या था कि पार्शली शुड फाइट इलेक्शन, कि हमें, हमारी पार्टी को इलेक्शन भी फाउट करना चाहिए। काउंसिल्स कैन एंटर इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी, ताकि हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। थ्रू सिंसियर सोशल वर्क इन विलेज इन मिड 1920s, द गांधीजीज वर एबल टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट बेस। तो और ज़्यादा लोगों में वो पॉपुलर हो जाती हैं मिड 1920s के दौरान, जो वो लोगों के बीच में जाके सोशल वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। दिस प्रूव टू बी वेरी यूज़फुल, और ये काफ़ी यूज़फुल प्रूव होता है इन लॉन्चिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया जाता है 1930 में। टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ मिड 1920s वर, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होती हैं, क्या चेंजेस आते हैं 1920s में।
ये है द फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आरएसएस की फॉर्मेशन होती है 1920s में, एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो ये है, एंड कम्युनिस्ट पार्टी की भी संगठन बनता है। दीज पार्टीज हेल्ड वेरी डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट द काइंड ऑफ कंट्री इंडिया शुड बी। उनका मतलब उनकी जो सोच थी काफ़ी डिफरेंट थी फ्रॉम गांधी जी और कांग्रेस कि इंडिया को कैसी कंट्री होना चाहिए, उनकी सोच अलग थी। ठीक है। द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड, और इसी पीरियड के दौरान जो क्रांतिकारी नेशनलिस्ट भगत सिंह है वो भी एक्टिव थे। इन 1927 यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है, साइमन गो बैक। अब इसी के बारे में बताया गया है। इन 1927 ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंग्लैंड डिसाइड टू सेंड कमीशन हेडेड बाय लॉर्ड साइमन टू डिसाइड इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर। एक कमीशन भेजती हैं 1927 में कि पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होना चाहिए इंडिया का, क्या यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। द कमीशन हैड नो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, और इस कमीशन में पर कोई भी इंडियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। इसी वजह से यहाँ के जो जनता थी काफ़ी ज़्यादा रोष में आ जाती है और साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए जाते हैं। दे डिसाइडेड द डेकेड क्लोज विद द कांग्रेस रेवोल्यूशन रिजॉल्विंग टू फाइट पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट जो है वो 1920s के एंड होते होते उभर कर आता है। 1929 में क्या होता है, अंडर द प्रेजेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये एक मुद्दा मतलब ये एक तरीके से मांग की जाती है कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अपना हमारा एक खुद का रूल होना चाहिए, ना कि अंग्रेजों का। हम उनके अंडर रहकर जो है अपनी कंट्री को नहीं चलने देंगे। इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 26 जनवरी 1930 को पूरी कंट्री में, ऑल ओवर द कंट्री। इट टेक अ लाउड वॉइस टू मेक द डी फियर इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह जब असेंबली हॉल में बम फोड़ते हैं, तो उस समय वो एक नारा लगाते हैं इंकलाब जिंदाबाद का, और साथ में कहते हैं कि भाई जो बहरे लोग हैं उनको सुनाने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव और अदर वांटेड टू फाइट अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल एंड रिच एक्सप्लॉइटिंग क्लास थ्रू अ रेवोल्यूशन ऑफ वर्कर्स एंड पीजेंट्स। वो रेवोल्यूशन के थ्रू चेंजेस लाना चाहते थे। फॉर दिस पर्पज, और इसीलिए दे फाउंड एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करते हैं जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA, 1928 में। और कहाँ बनाई जाती है एसोसिएशन? फिरोजशाह कोटला मैदान में, दिल्ली। ऑन 17 दिसंबर 1928 भगत सिंह, आज़ाद एंड राजगुरु असैसिनेट सैंडर्स को क्या करते हैं? असैसिनेट कर देते हैं, मार देते हैं 17 दिसंबर 1928 को। और पुलिस ऑफिसर जो था लाठी चार्ज करता है, लाठी चार्ज दैट कोज द डेथ ऑफ लाला लाजपत राय, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे साइमन के खिलाफ जब यहाँ पे नारे लगाए जाते हैं तो लाला लाजपत राय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे उस दौरान, तो उसी चीज़ को दबाने के लिए ये सैंडर्स जो है लाठी चार्ज करवाते हैं और जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और इसी का बदला देने के लिए 17 दिसंबर 1928 को उनकी हत्या कर दी जाती है। ऑन 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह एंड BK दत्त यानी कि भुटकेश्वर दत्त थ्रू अ बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, वो एक बॉम्ब थ्रो करते हैं 1929 में। दिस एम, और इसका एम था, देयर लीफलेट्स एक्सप्लेन, लीफलेट उन्होंने बनाया था, उसमें एक्सप्लेन किया वॉज नॉट टू किल, मारने के लिए नहीं था, बट मेक द डी फियर, ताकि उनकी आवाज़ लोगों तक जाए, अंग्रेजों तक जाए। टू रिमेन द फॉरेन गवर्नमेंट ऑफ कोलियस एक्सप्लोटेशन, कि हमारा कितना शोषण हो रहा है, तो उसकी तरफ अटेंशन गेन करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, फांसी पे लटका दिया जाता है मार्च 23, 1931 को। भगत सिंह की उस टाइम पे एज सिर्फ 23 ईयर्स थी। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब एक डिफरेंट तरीके से हमारी कंट्री को आज़ाद करवाने का कुछ प्रयास किए, बट वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन हम नहीं भुला सकते, काफ़ी बड़ी हस्ती हैं ये, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 23 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान दे दी। द मार्च टू दांडी, अब दांडी मार्च के बारे में हम पढ़ रहे हैं आगे। पूर्ण स्वराज वुड नेवर कम ऑन इट्स ओन, कि पूर्ण स्वराज अपने आप नहीं आने वाला, इट हैड टू बी फाउट फॉर, इसके लिए हमने लड़ना होगा। इन 1930 गांधी जी डिक्लेयर दैट ही वुड लेड अ मार्च टू ब्रेक द सोल्ड लॉ, कि 1930 में गांधी जी डिक्लेयर करते हैं
कहते हैं ना कि अनाउंस करते हैं कि भाई हम मार्च करेंगे, यात्रा करेंगे सोल्ट लॉ को तोड़ने के लिए, क्योंकि इसको काफ़ी ऑप्रेसिव लॉ माना गया है कि सोल्ट पे भी टैक्स देना था लोगों को। अगर कोई वैसे बना नहीं सकते, अगर आप करोगे तो आपको यू हैव टू पे द टैक्सेस। तो इसी के खिलाफ वो मार्च स्टार्ट कर देते हैं, यात्रा स्टार्ट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग द स्टेट हैड अ मोनोपोली ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल और सोल्ट। मतलब मैन्युफैक्चर भी गवर्नमेंट ही कर सकती है और सेल भी गवर्नमेंट ही कर सकती है। महात्मा गांधी अलोंग विद अदर नेशनलिस्ट के साथ रीजन दैट इट वॉज सिंफुल, अपराधनीय है, मतलब निंदनीय अपराध है ये टैक्स करना सोल्ट पे, क्योंकि एक बेसिक नीड होती है लोगों की। इट इज़ सच एन एसेंशियल आइटम ऑफ आवर फूड, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक एसेंशियल चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है हमारी फूड आइटम्स की। द सोल्ट मार्च related to the journal desire of freedom to specific grievance shared by everyone। उन्होंने ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक ऐसी ग्रीवियंस थी, ऐसी मुद्दा था जिस पे हर कोई सहमत था, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जा सके। तो उन्होंने इसको अपना मुद्दा बनाया। एंड दस डिड नॉट डिवाइड रिच एंड पुअर, और क्योंकि रिच को भी चाहिए सॉल्ट और पुअर्स को भी, इसी वजह से उन्होंने ये मुद्दा चुना। गांधी जी एंड हिज फॉलोवर, गांधी जी और उनके अनुयायी क्या करते हैं, मार्च करते हैं ओवर 240 मील्स लंबा यात्रा करते हैं। कहाँ से, साबरमती टू कोस्टल टाउन ऑफ दांडी, साबरमती से लेकर कोस्टल टाउन ऑफ दांडी तक करते हैं। वर दे ब्रोकन द गवर्नमेंट लॉ ऑफ गैदरिंग नेचुरल सोल्ट, और गवर्नमेंट लॉ जो था कि मोनोपोली है सिर्फ गवर्नमेंट की, उसको वो ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। और नेचुरल सोल्ट को गांधी जी अपनी फीस्ट में, अपनी मुट्ठी में इकट्ठा करते हैं। ऑन द सी शोर बॉइलिंग सी वाटर एंड टू प्रोड्यूस, और बॉइलिंग सी वाटर में प्रोड्यूस करते हैं सोल्ट को। पीजेंट ट्राइबल्स एंड मूवमेंट पार्टिसिपेट इन द लार्ज नंबर, और जो मूवमेंट था इसमें पीजेंट्स जो किसान थे, वुमेन थी, वो काफ़ी बड़े लेवल पर पार्टिसिपेट करते हैं। बिजनेस फेडरेशन पब्लिश्ड अ पैम्फलेट ऑन द सोल्ट इशू, और बिजनेस फेडरेशन भी इस पे पब्लिश करती है पैम्फलेट, इस इशू को उठाती है, मुद्दे को उठाती है। गवर्नमेंट ट्राई टू कर्श द मूवमेंट, गवर्नमेंट इसको कर्श करने की कोशिश करती है, ख़त्म करने की कोशिश करती है ब्रूटल एक्शन से। जो निर्दयी उन्होंने एक्शन उठाए थे उस तरीके से सत्याग्राही जो लोग हैं उनको दबाने की कोशिश करती है। थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल, और बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। द कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल बोर फ्रूट व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रेस्क्राइब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड द गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू द कांग्रेस टू दी प्रोविंशियल लेजिस्लेशन इन 1937। लेकिन लोगों ने जो इतना विद्रोह किया था उसका एक कंबाइंड फ्रूट कब आता है, जब 1935 का इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को अनाउंस कर देती है गवर्नमेंट की, जो प्रोविंशियल है प्रांत को ऑटोनॉमी दी जाएगी, उनको उनके एरिया में फ्रीडमफुली काम करने दिया जाएगा। और गवर्नमेंट अनाउंस करती है इलेक्शन की, प्रोविंशियल इलेक्शन होंगे 1937 को। कांग्रेस जो है गवर्नमेंट फॉर्म करती है 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंस, जो 11 प्रांत थे उनमें से 7 प्रांत में गवर्नमेंट आती है कांग्रेस की। इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल, 2 साल हो जाते हैं गवर्नमेंट के कांग्रेस गवर्नमेंट को, प्रांतों में जो 7 प्रांतों में इनकी सरकार थी, वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, ब्रोक आउट हो जाता है। क्रिटिकल टू हिटलर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कांग्रेस लीडर वर रेडी टू सपोर्ट, क्योंकि वो हिटलर को पसंद नहीं करते, उनके तरीक़ों को पसंद नहीं करते, तो लीडर्स कहते हैं कि हम ब्रिटिश वॉर को, एफर्ट को हम सपोर्ट कर देंगे, बट इन रिटर्न उसके बदले में वांटेड दैट इंडिया टू बी ग्रांटेड इंडिपेंडेंस, इंडिया को आज़ाद किया जाएगा, कंट्री को आज़ाद किया जाएगा, तभी हम आपको सपोर्ट करेंगे आफ्टर द वॉर, कि भाई वॉर ख़त्म होगा तो हमें आज़ादी मिलेगी। बट ब्रिटिश रिफ्यूज़ करते हैं कंसिडर्ड ये डिमांड मानने में कांग्रेस मिनिस्टर्स, और इसी से हताश होकर जो कांग्रेस मिनिस्टर्स हैं रिज़ाइन कर देते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट यानी कि फिर से इसके खिलाफ उठ जाते हैं। फिर आता है लास्ट मूवमेंट, क्विट इंडिया एंड लेटर, कि कैसे देश ये भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है। Mahatma Gandhi decided to initiate a new phase of movement against the British in the middle of Second World War। महात्मा गांधी एक और नया फेज स्टार्ट करते हैं मूवमेंट का, इन द मिड ऑफ द वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही। ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली, वो कहते हैं कि ब्रिटिश को इंडिया हर हालत में छोड़ देना चाहिए इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके। और वो लोगों क्या कहते हैं, डू और डाई, करो या मरो,
या तो अपने देश के लिए उठो, आवाज़ उठाओ, इनको अपने देश से निकालो, या फिर ऐसे ही मर जाओ। मतलब मरते दम तक आपको आवाज़ उठानी है इनके खिलाफ। इन योर एफर्ट टू फाइट द ब्रिटिश बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। लेकिन अगर आपको फाइट करनी है, आपको अहिंसा का सहारा लेना होगा। गांधी जी एंड अदर लीडर वर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। भेज दिया जाता है। इट स्पेशली अट्रैक्ट द पीजेंट। लेकिन तब तक मूवमेंट फैल जाता है और पीजेंट्स और यूथ को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। लोग इसमें काफ़ी भारी मात्रा में पार्टिसिपेट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। और कम्युनिकेशन सिंबल ऑफ अथॉरिटी वर अटैक। कम्युनिकेशन सिंबल ऑफ अथॉरिटी जो स्टेट है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, उनको अटैक किया जाता है। और कुछ एरिया में तो लोग अपनी लोकल गवर्नमेंट भी स्टार्ट कर लेते हैं और वहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। द फर्स्ट रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश वॉज सीवियर रिप्रेशन। और ब्रिटिश कैसे रिस्पॉन्स देते हैं? सीवियर रिप्रेशन करते हैं, काफ़ी बुरी तरीके से इसको रिप्रेस करने की, इसको दबाने की कोशिश करते हैं। बाय द एंड ऑफ 1943 के एंड होते होते 90,000 लोग जो थे अरेस्ट हो जाते हैं और 1,000 लोगों को मार दिया जाता है पुलिस फायरिंग में। इन मैनी एरिया, कुछ एरिया में ऑर्डर वर गिवन टू मशीन गन क्राउड फ्रॉम एयरप्लेन। एरोप्लेन से मशीन गन से लोगों को मार दिया जाता है। द रेबेलियन हाउएवर अल्टीमेटली ब्राउट द राज टू इट्स नी। लेकिन राज को, मतलब ब्रिटिश राज को अपने घुटने पर आ जाता है और अल्टीमेटली वो सरकार को घुटने टेकने पड़ते हैं। टुवर्ड द इंडिपेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट हमें आज़ादी देने के लिए तैयार होती है तो पार्टीशन का भी एक मुद्दा आ खड़ा होता है। मीनवाइल इसी दौरान 1940s में मुस्लिम लीग हैड टू मूव। मुस्लिम लीग जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम्स की, वो एक रेजोल्यूशन डिमांड करती है, इंडिपेंडेंट स्टेट होगी, कि मुस्लिम्स की एक इंडिपेंडेंट देश होगा अगर इंडिया आज़ाद होता है तो, फॉर द मुस्लिम इन नॉर्थ वेस्ट में और ईस्टर्न एरिया में। द रेजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इस रेजोल्यूशन में पार्टीशन के बारे में कुछ नहीं था, जस्ट उनको ये था कि अलग जगह हमें मिलनी चाहिए। वाई डिड लीग आस्क द ऑटोनमस अरेंजमेंट फॉर द मुस्लिम एंड सब कॉन्टिनेंट। अभी एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा उन्होंने क्यों डिमांड किया। From the late 1930, the League began viewing the Muslim as a separate nation from the Hindu। कि वो मुस्लिम्स को 1930s से ये एक धारणा बन गई थी कि हिंदू मुसलमान इकट्ठा नहीं रह सकते, एक सेपरेट नेशन होना चाहिए हिंदूज से। इन डेवलपिंग दिस नोशन, ये जो आइडिया था इसके दौरान ही, इट मे बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्ट्री ऑफ टेंशन बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम ग्रुप इन 1920। ये 1920s में कुछ जो टेंशन्स थी हिंदू मुस्लिम के बीच, वहाँ से ये उपजता है और 1930 तक ये बढ़ती जाती है। मोर इम्पोर्टेंटली, ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या बात थी, तो प्रोविंशियल इलेक्शन जो 1937 में हुए, ऐसा प्रतीत हुआ, कन्वेंस हुआ, लिंक ये मान जाती है कि मुस्लिम वर माइनॉरिटी, क्योंकि वो जीतती नहीं है, उनको उतने वोट नहीं मिलते और कांग्रेस जीत जाती है 1937 में। इसी वजह से लीग के जो मुस्लिम थे, वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन था और मुस्लिम लोगों में एक इनसिक्योरिटी की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसी वजह से वो अपने आप को मतलब समझ लेते हैं हम सेकेंड रोल ही प्ले करेंगे अगर इनके साथ रहेंगे तो। इट फियर दैट मुस्लिम में इवन बी अनरिप्रेजेंटेड। और क्या पता हमें इलेक्शंस में, इंपॉर्टेंट चीज़ों में, मुद्दों में रिप्रेजेंटेटिव ही ना मिले। द कांग्रेस रिजेक्शंस ऑफ द लीग्स डिजायर टू जॉइन कांग्रेस लीग गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड प्रोविंस इन 1937 ऑल्सो इन्वॉल्व द लीग। और इसी के साथ साथ ये इनसिक्योरिटी तो उनके अंदर थी ही, कांग्रेस भी उनकी डिज़ायर को रिजेक्ट कर देती है, जहाँ पे लीग प्रस्ताव रखती है कि कांग्रेस और लीग मिलकर 1937 के अंदर यूनाइटेड प्रोविंस में अपना एक जॉइंट सत्ता, यानी कि मिलकर सरकार चलाएंगे। बट मुस्लिम लीग के जो प्रस्ताव था ये नहीं माना जाता है, तो इस वजह से और ज़्यादा वो नेगेटिव हो जाते हैं। The Congress failure to mobilize the Muslim masses in 1930 and allow the link to widen the social support। कांग्रेस भी मुस्लिम्स को इतना, इस मुद्दे पे कांग्रेस भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उनका मेन फोकस रहता है अंग्रेज़ों इंडिपेंडेंस पे, अपने मेन कोज पे उनका रहता है पूर्ण स्वराज की तरफ, और इसी का फ़ायदा उठाती है मुस्लिम लीग, और ये जो हिंदू मुसलमान के बीच की खाई है ये बढ़ती जाती है। इट्स आउट टू इनलार्ज द सपोर्ट ऑफ द अर्ली 1940। और ये अपना सपोर्ट बेस जो होता है मुस्लिम के बीच वो और ज़्यादा बढ़ा लेती है
और जिस टाइम पे जो कांग्रेस लीडर थे जेल में होते हैं। एट द एंड ऑफ द वॉर इन 1945 द ब्रिटिश ओपन नेगोशिएशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द लीग देमसेल्फ फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। 1945 में ब्रिटिश जो है नेगोशिएशन करते हैं कांग्रेस के साथ और लीग के साथ भी इंडिपेंडेंस के लिए कंट्री। द टॉक फेल, लेकिन टॉक जितनी भी बातें मतलब जो नेगोशिएशन थी वो फेल हो जाती है। द लीग सो इटसेल्फ एज द सोल स्पोकमैन, क्योंकि लीग समझती है कि इंडियन मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ हम हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि इनकी ओर से हम हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। यहीं पर मुद्दा फिर बिगड़ जाता है और पाकिस्तान की डिमांड फिर रेज होना स्टार्ट हो जाती है। इलेक्शन टू द प्रोविंस वर अगेन हिल, दोबारा से प्रोविंस में इलेक्शंस होते हैं 1946 में। कांग्रेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती है जनरल कॉन्स्टिट्यूंसीज में, बट द लीग की भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सक्सेस होती है। जो मुस्लिम के लिए रिजर्व सीट थी वहाँ पे वो काफ़ी अच्छे तरीके से जीत मैनेज कर लेती है। इट परसिस्टेड विद द डिमांड फॉर पाकिस्तान, और पाकिस्तान की डिमांड रखती है अंग्रेज़ों के सामने। इन मार्च 1946 द ब्रिटिश कैबिनेट सेंट अ 3-member मिशन, मार्च 1946 को 3 मेंबर का मिशन भेजती है यहाँ पर, ताकि लोगों के ये जो लीडर्स थी उनकी डिमांड को समझा जा सके, देखा जा सके कि बेसिकली इंडियंस क्या चाहते हैं। तो एग्जामाइन द डिमांड एंड सजेस्ट द सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, कि फ्री इंडिया का पॉलिटिकल फ्रेमवर्क क्या होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा। दिस मिशन सजेस्टेड दैट इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड, ये मिशन कहता है कि इंडिया को एक ही रहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए अपने लिए, कॉन्फेडरेशन बनानी चाहिए और ऑटोनॉमी दे देनी चाहिए, थोड़े एक्स्ट्रा अधिकार उनको दे देने चाहिए मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में। बट इट कुड नॉट गेट कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू एग्री और टू अ स्पेसिफिक डिटेल ऑफ द प्रपोजल, पर वो ये प्रपोजल जो है ना तो कांग्रेस मानती है ना ही मुस्लिम लीग मानती है। पार्टीशन नाउ बिकेम मोर और लेस इनएविटेबल, फिर ये फॉर्मिडेबल हो जाता है कि भाई ऐसी चीज़ जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, पार्टीशन की जो डिमांड है और गहरा जाती है। आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन, जो ये कैबिनेट मिशन आया था 46 में, मुस्लिम लीग डिक्लेयर्ड ऑन मास एजिटेशन, एक मास एजिटेशन, यानी कि फिर वो बड़े लेवल पे लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड, ताकि उनकी पाकिस्तान की डिमांड को मान लिया जाए। हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं। इट अनाउंस 16 अगस्त 1946 एज अ डायरेक्ट एक्शन, कि भाई 16 अगस्त को अगर हमारी डिमांड को माना नहीं गया तो हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे और काफ़ी बड़े लेवल पर इस एजिटेशन को लॉन्च करेंगे। ऑन दिस डे राइट्स हो जाती है, दंगे हो जाते हैं कलकत्ता में, लास्टिंग सेवरल डे, काफ़ी दिनों तक चलते हैं, रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ द थाउजेंड ऑफ पीपल, हज़ारों लोग मर जाते हैं। बाय मार्च 1947 मार्च तक वॉयलेंस स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में भी फैल जाती है ये जो वॉयलेंस है। मैनी 100,000 ऑफ द पीपल वर किल्ड एंड न्यूमरस वीमेन हैड टू फेस अनटोल्ड ब्रूटलिटी ड्यूरिंग द पार्टीशन, और पार्टीशन के दौरान बहुत ज़्यादा लोगों की मौत होती है और विमेंस के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा मिजरीज दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ता है। मिलियंस ऑफ पीपल वर फोर्स टू फ्ली देयर होम, अपने मिलियंस ऑफ लोगों को जो है अपने घरों को छोड़ना पड़ता है, वहाँ से भागना पड़ता है। टोन असंडर फ्रॉम देयर होम लैंड एंड दे रिड्यूस टू बीइंग रिफ्यूजी, और वो रिफ्यूजीज में बदल जाते हैं, एक एलियन लैंड में, एक अजनबी जगह पे स्ट्रेंजर बन के, जहाँ पे उनके पास कुछ भी नहीं होता है। पार्टीशन ऑल्सो मीन दैट इंडिया चेंज, मैनी ऑफ इट्स सिटीज़ चेंज एंड ए न्यू कंट्री पाकिस्तान वॉज बोर्न, इंडिया में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं और एक नई कंट्री का जन्म होता है पाकिस्तान। सो द जॉय ऑफ आवर कंट्रीज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल केम मिक्स विद द पेन ऑफ द वॉयलेंस ऑफ पार्टीशन, हमें आज़ादी तो मिलती है पर उस जॉय को हम इंजॉय नहीं कर पाते, उसको हम हर्षित होकर मना नहीं पाते, क्योंकि हमारा जो ये पेन में बदल जाता है, खुशी एक दर्द में बदल जाती है, क्योंकि वॉयलेंस जो थी पार्टीशन की बहुत ज़्यादा दुखनीय थी, दयनीय थी और काफ़ी ज़्यादा निंदनीय भी थी। तो इसी के साथ 8th क्लास की हिस्ट्री कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आई, मैंने अपने बेस्ट एफर्ट लगाए हैं, बट थैंक यू, हैव ए नाइस डे।